हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका दुनिया के जाने माने सबसे बेस्ट स्टडी के लिए जो चैनल है हमारा आनंद परमार क्लासेस पर, उस पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हो चुकी है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत की जाए मोटिवेशनल कोट के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से अक्सर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। क्या बात लिखी है भाई लोग। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टीम के भारत के जो पूर्व हॉकी कोच हैं हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो किस देश की टीम ने इनको हॉकी कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका पुरुष हॉकी टीम है, उसने जो है कि अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने जो हमारे हरेंद्र सिंह है उनको अपना कोच नियुक्त किया है। अब ये हरेंद्र सिंह है तो ये भारतीय फील्ड के हॉकी कोच है और ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे। इसके अलावा 2012 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है और जो 2018 में ओमान के जो मस्कट में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने जिताई थी। ठीक है, इसके अलावा हॉकी की बात हुई है इसमें, तो हम बात कर लेते हैं हॉकी से संबंधित कप के बारे में। पहले बात कर लेंगे हम, जैसे कि हरेंद्र सिंह, जैसे कि आप इसको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे उनकी तस्वीर। ठीक है, इसके साथ हम हॉकी के कप के बारे में बात करने वाले थे। जैसे राजा तो हम ट्रिक से याद करेंगे उनको, राजा सिंधिया आगे आजा और नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो। क्या है? राजा सिंधिया आगे आजा और नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो। तो इसका क्या हो जाएगा? राजा से रणजीत सिंह, सिंधिया से सिंधिया कप, आगे से आगा खां कप, आजा से अजलान शाह और साइलेंट हो जाएगा। इसके पश्चात है नेहरू कप, यानी कि नेहरू तो नेहरू कप, इंदिरा तो इंदिरा कप है, ध्यान तो ध्यानचंद कप और रंग तो है रंग स्वामी कप और बाटो तो बेटन कप। ठीक है, इसी के साथ ये अब अमेरिका के इनको नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका और भारत के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किया जाता है। ठीक है, भारत जो अमेरिका है इसकी खोज कोलंबस ने की थी और अमेरिका जो है कि दूसरा तेल निर्यातक देश बना है। अमेरिका जो है उसने यूएनएचआरसी में शामिल होने का जो है कि निर्णय वापस से ले लिया है। अब यूएनएचआरसी क्या है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि यूएन का एक पार्ट है। ठीक है, यूएन के 6 भाग होते हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि मानव अधिकार आयोग जो होता है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, उसमें शामिल होने का इसने फैसला लिया है। इसके साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है, सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पराशोली करने को मंजूरी दी है? तो भाई लोग क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका राइट आंसर। हम आपको डेली प्रीमियर जो है कि अपडेट करवाते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर हम प्रीमियर में करवाते हैं ताकि आप जो है कि इसका आकलन कर सके कि आप कितने % सक्षम है। ठीक है, तो डेली जो है कि 5 बजे आप लाइव आ सकते हैं और 5 बजे अपने जो कमेंट सेक्शन हम स्टार्ट रखते हैं उसमें आप जो है कि अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल एक जो है कि प्रॉब्लम हो गई थी, एक क्वेश्चन मेरे हाथ गलती से हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो भाई ने उसको सही बताया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई चीज़ गलत पढ़ाई जाए, बट कभी कभी हो जाता है गलती से। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है उनकी जो तपस्थली है उसको जो है कि परासोली नाम बदलकर महमूदपुर नाम बदलकर जो है कि परासोली नाम इसका कर दिया गया है। ठीक है, सूरदास की जो जन्म स्थली है। अब सूरदास है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। जैसे सूरदास है तो सूरदास जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर इमेज है इनका, तो सूरदास की जो रचना है सूरसागर, सुर साहित्य लहरी और साहित्य लहरी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे जैसे ऑप्शन में आया है कालिदास, तो कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जैसे बात करेंगे हम, तो मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसारम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ये इतनी रचनाएं इनकी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विद्यापति है, तो इनकी जो है कि प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, इसके अलावा जैसे जयदेव, तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गीत गोविंद का, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी की जो एसआई का पेपर होता है इसमें के बहुत ही बार इसको पूछा गया है कि जयदेव की रचना क्या है, तो गीत गोविंद है। ठीक है, इसके अलावा रति मंजरी जो इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो भाई लोग कहाँ पर स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद? तो ये जो स्थित है ये है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या है वहाँ पर ये स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद। अब ये यहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है,
वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये हाल ही में जो स्थानीय अदालत है उसका जो पुरातत्व विभाग है यानी कि पुरातत्व संरक्षण विभाग, उसमें जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी होने के कारण यहाँ पर सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं यहाँ की जो न्यायालय है उसने, ठीक है। अब उसने जो है कि निर्देश दिए हैं। अब वाराणसी है तो गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे कानपुर, बक्सर, बेगूसराय, हरिद्वार, इलाहाबाद, भागलपुर, चंदेरी, चिंदौली जो है कि प्रमुख रूप से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन है, एक बार आप रिपीट सुन सकते हैं, जैसे कि कानपुर, इलाहाबाद, भागलपुर, चंदेली, चिकेड़ी, बक्सर, हरिद्वार और बेगूसराय, ठीक है। जो इलाहाबाद है वो गंगा और यमुना दो नदियों के किनारे स्थित है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मस्जिद है तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो मस्जिद अल हराम जो कि मक्का में स्थित है। और मक्का में जो इस्लाम धर्म के प्रचारक और जो है कि 1,24,000 जो तीर्थंकर है मोहम्मद साहब यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्मस्थली भी वहीं पे मानी जाती है। और जो मस्जिद अल हराम है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है, मक्का में स्थित है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है ताज उल मस्जिद है जो कि भोपाल में स्थित है, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं हम हमारा अगला प्रश्न जो है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश की जो मस्जिद है, ठीक है, जैसे कि ये मंदिर के साइड में मस्जिद है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सार्थक कार्यक्रम शुरू किया है, तो किस मंत्रालय ने किया भैया सार्थक कार्यक्रम शुरू। तो ये जो सार्थक कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन जो हमारा डी है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है तो हम जान लेते हैं, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य है उनके अनुसरण के लिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इसे चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे नई शिक्षा नीति आई थी तो उसके बारे में मैं आपको डाउट क्लियर करवाऊंगा। पहले हम ऑप्शन है तो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तो ये किसके हाथों में है, कृषि और कल्याण मंत्रालय, तो नरेंद्र सिंह तोमर। और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के जो है कि तत्वाधान में काम करता है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जो है कि उसके मंत्री राजनाथ सिंह है। और जो शिक्षा मंत्रालय है वो उसके रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। देख सकते हो आप स्क्रीन पर रमेश पोखरियाल निशंक को। अब हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। पहली बात तो ये कि शिक्षा नीति का ये संशोधन है ये कब आया, तो 29 जुलाई 2020 को इसका संशोधन आया। इससे पहले 1986 को यानी कि 84 साल पहले ये हुआ था। इसके जस्ट 84 ईयर्स लेटर जो है कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जो है कि आई है। अब ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहले 1968 में, उसके बाद 1986 में और उसके जस्ट बाद 2020 में जो है कि नई जो शिक्षा नीति है इसमें जो है कि संशोधन किया गया। अब शिक्षा का अधिकार है तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत आता है, तो 86वां जो संविधान संशोधन है 2002 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये आएगा, अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन दिया गया है। हम बात कर लेंगे जैसे 1986 का हमारी शिक्षा नीति थी और जो 2020 की शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो अब डिफरेंस के बारे में जैसे बात कर लेंगे, जो GDP का 1.8% दिया जाता था 1968 में, और जो जैसे कि 2020 की नई शिक्षा नीति है इसमें जो है कि GDP का 6% खर्च किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी शिक्षा प्रणाली क्या थी 1986 वाले की, तो 10+2 थी। और जो 2020 की जो नई शिक्षा प्रणाली है वो ये हो जाएगी 5+3+3+4, क्या हो जाएगी 5+3+3+4, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या महत्वपूर्ण था, तो 1986 में जो 10 से यानी कि 6 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं यानी कि 10 साल के लिए इनको मुख्य रूप से एजुकेशन से लेस करना था, ठीक है। इसके अलावा इनको जैसे कि 6 से 16 साल तक के लिए जो फॉर्मल एजुकेशन और इसके बाद 2 साल के लिए 16 से 18 वर्ष के लिए स्ट्रीम एजुकेशन सब्जेक्ट वाइज जैसे कि कहा जाता है, ये दिया जाता था 1986 जो शिक्षा नीति थी उसके अनुसार। और जो 2020 की शिक्षा नीति है इसके अनुसार जैसे 5 साल के लिए तो फाउंडेशन बैच जो है कि लगाया जाएगा, यानी कि 5 साल फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, फिर 3 साल इसकी प्रिपरेशन की जाएगी, फिर 3 साल बाद मिडिल क्लास होगी और 4 साल यानी कि 9 से 12वीं तक सेकेंडरी जो है कि स्कूल जैसे कहा जाएगा इसे सेकेंडरी में रखा जाएगा, ठीक है। अब फाउंडेशन कोर्स स्टेज है, ये शिक्षा कोर्स किस विषय में रखा जाएगा, तो NCERT उसके विषय पर इसको रखा जाएगा। और हम बात कर लेंगे जैसे कि 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम जो है कि बात की गई है इसको, और स्ट्रीम सिस्टम जो थे उनको खत्म करने का जो है कि इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो IIT IIM है उसमें संस्कृत पढ़ाने के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज है उनका संबंध भी खत्म करने की बात की गई है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो कौन है,
तो वो रमेश पोखरियाल निशंक ही है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी शेप शुरू किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। जी शेप किसने शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने जो है कि सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये क्या है? तो ये आरबीआई द्वारा स्टार्ट किया गया है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि इक्विटी प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है, तो पहली बात तो ये कि ये क्या है? तो ये जी से जो 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड है। पहली बात, आपको 10 वर्ष सरकारी बॉन्ड समझाना पड़ेगा। तो 10 वर्ष सरकारी बॉन्ड वो होता है जो सरकार जब बड़े प्रोजेक्ट पर काम करती है तो उसके लिए सरकारी बॉन्ड जारी किया जाता है। आया समझ में? इसके अलावा जो सरकारी बॉन्ड प्लस रेपो दर कितनी है? 4.0%। ठीक है, एक रेपो दर होती है और एक रिवर्स रेपो दर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, तो पिछला वीडियो जाकर देख ले। ठीक है, इसके अलावा जैसे रेपो दर और जो 10 वर्षीय बॉन्ड है, यानी कि 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड है, इसके बीच के जो अंतर है उसको कम करने के लिए जो है कि जी सेप कार्यक्रम यानी कि सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो रेपो दर है यानी कि 4.0, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया और ये छठी बार है। ठीक है, आरबीआई की बात की गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसकी स्थापना 1934 का आयोग आया था, यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है कि ऑप्शंस में बात की गई है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो इससे क्या समझते हो? सेबी का नाम सुना है? सेंट्रल एक्सचेंज ऑफ बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी है। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू है। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक के अध्यक्ष मैंने शक्तिकांत दास आपको बताया ही है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष चंद्र दूतिया है। ठीक है, सुभाष चंद्र दूतिया। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेंगे जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित फोटो जो है कि विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा यानी कि किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये विकसित किया गया है इसको? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका आप लगा सकते हो, हम आपको टाइम देंगे इसका। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा, नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके अनुसार जो है कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस है और ये 10 सेकंड में जो है कि इसकी जो विस्फोटक है उसका पता लगा लेगा। ठीक है, और ये शिक्षा मंत्री द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि शिक्षा मंत्री ने लॉन्च नहीं किया है लेकिन उनके तत्वाधान में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ विश्व प्रथम, जैसे कि आप देख सकते हो इनको, ये जो है कि नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, हम बात कर लेंगे जैसे विश्व में प्रथम कुछ, जैसे पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल कहाँ पर खोला गया? तो वो नॉर्वे में खोला गया। ठीक है, इसके अलावा 500 मिलियन फॉलोअर पाने वाली जो है कि खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोनाल्डो, विश्व में पहले हैं रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा जो है कि विश्व में प्रथम इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई है? तो तमिलनाडु चेन्नई में खोली गई है। और विश्व की पहली लाइफलाइन एक्सप्रेस नामक जो है कि अस्पताल भारत में बनाई जा रही है। कोरोना की पहली पशु वैक्सीन पंजीकृत की है रशिया ने। और जो है कि सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुरानी पेंटिंग मिली है जो कि इंडोनेशिया में है और ये पेंटिंग सुअर की है। ठीक है, इसके अलावा नैनो स्निप पर आधारित जो है कि मैंने अभी आपको बताया, नैनो स्निप पर जो आधारित माइक्रो स्पेस जो विस्फोटक डिटेक्टर है वो इसकी खोज रमेश पोखरियाल निशंक के तत्वाधान में यानी कि शिक्षा मंत्री के में की गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोयूज MS-18 का संचालक है? तो भाई लोग किसने स्टार्ट किया है यानी कि कौन है संचालक इसका? तो इसका जो राइट आंसर है रोसकोस्मोस, यानी कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मोस, उसने जो है कि सोयूज MS-18 का संचालन किया है। अब ये इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो इसको जो है कि कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। और रूस जो है कि इससे जो रूस की एजेंसी है, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है, इसके अलावा परसेवरेंस जो है कि रोवर नासा के द्वारा मंगल पर उतरा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि इसरो भारत की जो है कि कंपनी है, भारत की जो है कि अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके हेड जिम ब्रेडेस्टाइन थे, इसकी जगह पे हाल ही में जिम नेल्सन को कर दिया गया है CNES की बात की गई है इसमें। तो ये चीन की जो है कि अंतरिक्ष एजेंसी है। दक्षिण कोरिया की एजेंसी यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी KARI यानी कि कारी है। इसराइल की अंतरिक्ष एजेंसी ISA है। इसके अलावा जैसे कि
जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है और ब्राज़ील की अंतरिक्ष एजेंसी AEB है। ठीक है, इसके अलावा सोयूज MS जो 18 है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार है सोयूज MS 18। ठीक है, इसको रशिया ने लॉन्च किया है। इसके अलावा मिशन मंगल होप यानी कि मिशन होप मंगलयान के लिए जो लॉन्च किया गया है वो UAE के द्वारा किया गया है। Tianwen फर्स्ट चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है और जो विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट वो रशिया द्वारा ही भेजा गया था अंतरिक्ष में। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है दरबार मूव का अभ्यास कार्य रिक्त स्थान के बीच किया जाता है। भाई ये आइडिया लाता कहाँ से भाई, हमारे जो टेक्निकल टीम है पता नहीं कहाँ से आइडिया लेके आ जाता है कि भाई ब्लैंक एक दे देना चाहिए क्वेश्चन, पता नहीं क्या सोच के रखते हैं। ठीक है, खैर अच्छा है, हमको क्या, हमें तो पढ़ाने से मतलब है। ठीक है, और आपको याद रखने से मतलब है। तो दरबार मूव का अभ्यास कार्य रिक्त स्थान के बीच किया जाता है क्या भाई, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए हैं, फटाफट टिक कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए यानी कि श्रीनगर और जम्मू के बीच में जो है कि दरबार मूव का अभ्यास कार्य किया गया है। तो ये क्या है? पहली बात ये है कि राजस्थान जो राजधानी है, इसकी दो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, तो उसका जो सामान है उसको डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करने के लिए जो है कि दरबार मूव कार्यक्रम चलाया जाता है और ये कई साल पुराना है, जैसे कि 145 साल पुराना है। आप देख सकते हो श्रीनगर समर कैपिटल है और जम्मू जो है कि विंटर कैपिटल है। ठीक है, अब इसको ज़्यादा कचरा याद नहीं रखना आपको, लेकिन ये समाचारों में इसीलिए है कि कोविड-19 के लिए जो ये टीकाकरण है 45 ईयर्स के लिए, यानी कि 45 से अधिक जो व्यक्ति थे उनको जो टीकाकरण के विरुद्ध कार्य करने के लिए इनको जो है कि मान्यता दी गई है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की बात की गई है तो इसके हाई कोर्ट के जो है कि जज कौन है? तो वो है पंकज मित्तल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये काफ़ी उलझा हुआ क्वेश्चन है और आपको मुझे पता है नहीं आएगा और आप 100% गलत लिखोगे कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर पता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिया का क्षेत्रफल में, एक बार और सुन लेना क्वेश्चन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और आपको कच्चे इसका आंसर देना नहीं है, एक शर्त है ये। ठीक है, इसका अगला हमारा देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो है हाल ही में समाचारों में देखा गया टीका उत्सव क्या है? तो भाई लोग टीका उत्सव क्या है? ये कोई होली महोत्सव थोड़ी ना है। ठीक है, मैं एक मंदिर का उद्घाटन, यार कैसे कैसे ऑप्शन, हमारी टेक्निकल टीम कतई जहर आजकल पता नहीं क्या काम करती है, थोड़े दिन मेरा नाम लिखने लग जाएंगे, पता नहीं क्या है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो राइट आंसर है टीका महोत्सव, ये एक टीका महोत्सव है भाई लोग। ठीक है, तो टीका उत्सव टीका महोत्सव ये एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच जो है कि मनाया जाएगा और 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए इसको जो है कि उत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, उनको प्रमुख रूप से जागृत करने के लिए कि इसको एक त्यौहार की तरह मनाए, कोई टीका नहीं, मतलब टीका नहीं है ऐसा इस तरह से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 45 प्लस से बाकी तुम बिना मास्क के बाहर घूमो, भाई लोग पता चल जाएगा, बाहर जाके देखो एक बार। ठीक है, इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं, जैसे भारत में 7 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा शून्य अपव्यय का लक्ष्य इसमें रखा गया है और टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। तो भाई लोग कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसकी सेकंड लहर वापस से आ चुकी है, तो बच के रहे और घर पे रहे, पढ़ाई करें। ठीक है, और हमारा जो चैनल है उसको देखते रहे हमेशा। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं कि कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है। भाई लोग छाट के लाते हैं, ये दुनिया जिसे हमने जैसा बनाया है ये हमारी सोच का परिणाम है। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, बिना हमारी सोच बदले इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है भाई लोग, वो बोलते हैं ना कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो यानी कि आपका जैसा नज़रिया है दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। तो अपनी सोच को विकसित कीजिए। ठीक है, छोटे मोटे कामों में मत उलझाइए, बड़े सपने रखिए, बड़ी सोच रखिए और बड़े लक्ष्य को हासिल कीजिए। आनंद परमार क्लासेस आपके साथ है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ठीक है, एकेडमी है इसलिए स्त्रीलिंग शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो समझ में आया क्या? ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ आज सभी शेयर कर देना। ठीक है, आपको सभी को अपनी मम्मी की कसम है जिसने आज शेयर नहीं करा। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।